प्रिय छात्रों, आज हम रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के 6th सेम के लिए जो हमारा पेपर सेकंड के लिए हिंदी साहित्य के लिए जो सिलेबस है, उस सिलेबस के लिए आज हम साहित्य किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य का भेद क्या है, काव्य में प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य, महाकाव्य और इसी के साथ में खंड काव्य तथा मुक्त काव्य, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वही यहाँ पर देखा जाएगा, अतिरिक्त विषय को यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। तो साहित्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि वाक्य और अर्थ, इनमें से वाक्य को पार्वती कहा जाता है और अर्थ को परमेश्वर कहा जाता है। ऐसा मानना है, किसका मानना है? ये महाकवि कालिदास जी का। शब्द और अर्थ की यह दोनों मिलावट, शब्द और अर्थ का दोनों समागम मिलकर ही साहित्य बनता है। यानी शब्द होते हैं और उन शब्दों के अर्थ होते हैं, और अर्थ और शब्द ये दोनों जब मिलते हैं, दोनों का जब समागम होता है तो वह क्या बन जाता है? साहित्य बन जाता है। अर्थात शब्द और अर्थ का यथावत और समाभाव या साथ होना ही साहित्य है। साहित्य शब्द में यत प्रत्यय लगता है, जिसे जोड़कर साहित्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हितेन सह तस्य भाव साहित्यम, साहित्यस्य भाव इति साहित्यम आदि कहा गया है। साहित्य की यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है, जिसमें मनुष्य की सारी बोधन यानी बुद्धि, भावना, चेष्टा, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। यानी हम साहित्य किसे कहते हैं, मतलब संपूर्ण मानव जीवन को ही साहित्य कहेंगे तो गलत नहीं होगा। उसकी व्यापकता के बारे में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसा कहते हैं, सहित शब्द से साहित्य के मिलन का एक भाव देखा गया है। वह केवल भाव भाव का, भाषा भाषा का, ग्रंथ ग्रंथ का ही मिलन नहीं है, बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का और दूर के साथ निकट का, इस तरह यहाँ पर अंतरंग मिलन भी है, जो कि साहित्य के अतिरिक्त अन्य संभव नहीं है। यानी यहाँ पर कहना है कि संपूर्ण मानव जीवन उसके भावनाओं को, उसकी भाषा को, उसके ग्रंथ को, उसके मिलन को और उसके अतीत को, उसके वर्तमान को, इस तरह संपूर्ण मानव जीवन को ही यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी साहित्य की परिभाषा में जोड़ते हैं। साहित्य असल में मनुष्य के भावों और विचारों की समष्टि है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। व्यापक अर्थ में साहित्य को वाग्मय की संज्ञा दी गई है, पर विशेष अर्थ में यह काव्य के लिए प्रयोग किया जाता है। काव्य में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, जिसकी पुष्टि भामह की शब्दार्थो साहित्य काव्यम उक्ति से हो जाती है। इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए काव्य में दो भेद किए गए हैं। काव्य में कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? काव्य में दो प्रकार हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा जो है श्रव्य काव्य। तो काव्य में कितने भेद हैं? एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जिसका आस्वादन मुख्य रूप में दर्शनींद्रिय द्वारा किया जाता है, मतलब जिसका हम दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? दृश्य काव्य में दर्शन करते हैं।
दर्शन के माध्यम से मतलब हम उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, और जिसे हम देखते और सुनते दोनों हैं उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। लेकिन जिसे हम केवल सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य। श्रव्य का मतलब होता है श्रवण करना। श्रवण करना मतलब सुनना, मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं उसे दृश्य काव्य कहते हैं। और जिसे केवल 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 सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत मतलब दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आता है। देखिए नाटक में क्या होते हैं? पात्रधारी होते हैं। नाटक वहाँ पे डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं। नाटक देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है, क्योंकि इसमें अभिनय होता है और अभिनय के साथ साथ इसमें नाटक के अर्थभाव भी होते हैं। श्रव्य काव्य में मुख्य रूप से हम केवल श्रवण करते हैं, सुनते हैं, जिसमें क्या है? देखिए श्रवणीय होता है, वाचनीय होता है, अध्ययनीय होता है और मननीय भी होता है। इस तरह इसमें क्या है? हम क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें? श्रव्य काव्य, जिसमें केवल हम सुन सकते हैं। देखिए इसमें श्रव्य काव्य में 3 भेद हैं। कितने भेद हैं श्रव्य काव्य में? 3 भेद हैं। एक है पद्य, दूसरा है गद्य, तीसरा है चंपू। देखिए आपको 1 अंक का प्रश्न आ सकता है, श्रव्य काव्य में कितने भेद हैं? श्रव्य काव्य में 3 भेद हैं। एक पद्य है जो पोयम होता है, जो गद्य है जो कहानी होती है, जो चंपू है मतलब पद्य और गद्य का दोनों का मिलन हो जिसमें होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। पद्य के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य आते हैं। देखिए पद्य में कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्त काव्य। और यहाँ पर गद्य के अंतर्गत क्या है? देखिए इसमें कथा साहित्य होता है, निबंध होता है, आलोचना होती है, जीवनी होती है, आत्मकथाएं देखने के लिए मिलती हैं, संस्मरण आता है, रेखा चित्र आता है, रिपोर्ट जाता है, यात्रा वृत्त आता है, साक्षात्कार होता है और डायरी होता है। इस तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसमें हम देखते हैं। किसके अंदर इसको हम देखते हैं? गद्य। गद्य मतलब क्या होता है? जो पढ़ने के लिए मिलता है, जो पठन के लिए मिलता है, जो अध्ययन के लिए मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। जैसे गद्य में निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र आते हैं। पद्य के अंदर क्या होता है? इसमें पद्य में क्या होता है? इसमें देखिए पद्य में कितने भेद होते हैं? सॉरी, इसमें किसके अंदर? श्रव्य के अंदर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन सा? पद्य, गद्य, चंपू। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चंपू गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। पद्य में केवल पद्य होता है, गद्य में केवल कहानी के माध्यम से, डायरी के माध्यम से देखने के लिए मिलती हैं। तो छात्रों यहाँ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं काव्य की परिभाषा। काव्य क्या होता है, काव्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। काव्य अभिधानिक अर्थ है, मतलब कवि द्वारा संपन्न किए जाने वाला कार्य। मतलब काव्य को कौन लिखता है? कवि लिखता है। और कवि लिखने से पहले क्या करता है? उसमें बहुत सारे अर्थ की खोज करता है। वो खोज करने के बाद में उससे उत्कृष्ट जो लगता है, सबसे अच्छा जो लगता है, उसको क्या करता है? एक पद्य के रूप में निकालता है, चाहे वो गद्य में हो या किसी में भी हो। गद्य पद्य इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? हम काव्य बोलते हैं। तो इसमें क्या है? काव्य में मैंने पहले बताया था कितने भेद हैं? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। देखिए, और दृश्य काव्य में कौन सा आता है? यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा आता है? दृश्य काव्य में नाटक होता है। और श्रव्य काव्य में कौन सा आता है मुख्य रूप से? श्रव्य, जिसमें हम पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य। और श्रव्य काव्य में कितने भेद हैं? पद्य, गद्य, चंपू। ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर काव्य किसे कहते हैं? काव्य बहुत ही उत्कृष्ट कला है, एक कृति होती है जो कवि के द्वारा संपन्न की जाती है। साहित्य के द्वारा, साहित्यकार के द्वारा साहित्य की रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जो एक उत्कृष्ट कृति बनती है, उस कृति को हम यहाँ पर काव्य कहते हैं।
देखिए, व्यापक रूप में अगर हम देखेंगे तो छंदोबद्ध रचना होती है और कविता का शब्द प्रयोग किया जाता है। देखिए, छंदबद्ध जिसमें जिसमें छंद हो, अलंकार हो, जिसमें एक नियम हो, एक रीति हो, ग्रामर के कुछ नियम हो, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? मुख्य रूप से यहाँ पर छंदोबद्ध रचना के लिए हम यहाँ पर कविता शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल संकीर्ण और खासकर आधुनिक काल में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रगति और मुक्त काव्य बहुत हमको देखने के लिए मिलते हैं। आधुनिक काल में जो भी गीत लिखे जाते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी नियम मतलब फॉलो यहाँ पर नहीं किया जाता। काव्य के कुछ नियम यहाँ पर छंदोबद्ध नहीं होते हैं। कवि को जैसी उसकी भावनाएं होती हैं उसी तरह वो क्या करता है, कविता या काव्य की रचनाएं कर डालता है। इसलिए आजकल आधुनिक काल में क्या मिलते हैं हमको देखने के लिए? प्रगति या मुक्त काव्य हमको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब मुक्त मतलब सभी नियमों से जो मुक्त होता है उसे मुक्त काव्य कहते हैं। देखिए, काव्य से जहाँ रचना का भाव पक्ष और अंतर सौंदर्य का अधिक बोध होता है वह कविता शब्द का प्रयोग वहाँ पर कला पक्ष और रूपात्मक सौंदर्य की प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्यों ने क्या किया है, आचार्यों ने काव्य और कविता के बहुत भेद बतलाए हुए हैं। कुछ आचार्य कहते हैं काव्य और कविता में बहुत भेद है, जो कि भेद हमको दिखता है। जैसे आचार्य विश्वनाथ जी यहाँ पर कहते हैं रस युक्त काव्य को काव्य की संज्ञा दी है। जैसे कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कौन कहता है? आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब वाक्य रस के साथ मिलने के बाद में काव्य बनता है। मतलब काव्य क्या होता है? वाक्य और रसों का सम्मिलन होता है। पंडित राज जगन्नाथ जी यहाँ पर बोलते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। देखिए, कौन कहता है यहाँ पर? रमणीयार्थ प्रतिपादक, देखिए, शब्द काव्यम मतलब रमणीयार्थ। देखिए, पाश्चात्य विद्वान वुड्स वर्त यहाँ पर कहते हैं शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों को वेगों का स्वतः प्रवर्तन कहते हैं। जबकि कालरीज कहते हैं कि कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए काव्य के लिए अनेक विद्वान अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर कहते हैं काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प विज्ञान से नहीं है। बाबू गुलाब राय यहाँ पर कहते हैं काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूप प्रभा उत्पादक अभिव्यक्ति है। देखिए, इस तरह यहाँ पर साहित्य जीवन की व्याख्या है और कविता साहित्य का एक अभिन्न अंग है। साहित्य जीवन की व्याख्या है और कविता साहित्य का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरह महादेवी वर्मा जी कहती हैं कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर काव्य के लिए देखते हैं। काव्य की परिभाषा हमने यहाँ पर देखी है। इसके बाद हम देखते हैं तो छात्रों आज हमने क्या देखा है। पहले यहाँ पर हमने देखा कि साहित्य क्या होता है, साहित्य की व्याख्या हमने देखी और साहित्य का हमने यहाँ पर आगे बढ़कर साहित्य में कितने भेद हमने देखे हैं। मतलब साहित्य में हमने क्या किया है, काव्य देखते हैं और काव्य में कितने भेद देखते हैं हम, एक दृश्य काव्य एक श्रव्य काव्य। देखिए मतलब दृश्य काव्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं सुन सकते हैं वह क्या होता है, दृश्य काव्य होता है। और जिसको सिर्फ हम सुन सकते हैं वह क्या होता है, श्रव्य काव्य होता है। देखिए और इसमें दृश्य काव्य में क्या हो जाता है, मुख्य रूप से नाटक आ जाता है। और श्रव्य काव्य में क्या हो जाता है, जिसे हम श्रवण करते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, वह क्या हो जाता है यहाँ पर श्रव्य काव्य में हो जाता है।
और श्रव्य काव्य में आगे चलकर हमें तीन भेद देखने के लिए तीन प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। एक पद्य, दूसरा गद्य, तीसरा चंपू। पद्य के अंदर हम क्या देखते हैं? प्रबंध और मुक्त काव्य आते हैं। पद्य के अंदर दो प्रकार हम देखते हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्त काव्य। और इसके बाद में हम गद्य के अंदर देखते हैं, बहुत सारी हमको यहाँ पर प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कथा होता है, कहानी होती है, निबंध होता है, आलोचना होता है, जीवनी होती है, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टज, यात्रा वृत्त, साक्षात्कार, डायरी। इस प्रकार से यहाँ पर हमको गद्य के अंदर मिलता है। और चंपू देखने के लिए हमको मिलता है। चंपू में क्या होता है? गद्य भी होता है, पद्य भी होता है, दोनों का मिश्रण जिसमें होता है उसे हम चंपू कहते हैं। छात्रों, आज के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ मैंने आपको डाल दिया है, उसको ध्यान से देखिए और आप नोट्स बना लीजिए। जो यहाँ पर दिया गया है उसी से नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर एक ही प्रश्न आता है, साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य की परिभाषा लिखिए, साहित्य के प्रकार लिखिए, तो यहाँ पर लिखना है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है, काव्य किसे कहते हैं? काव्य की परिभाषा लिखिए, तो 1.2 का पॉइंट आपको देखना है, उसको यहाँ पर आपको देख लेना है। और काव्य में कितने प्रकार हैं, तो आपको 1.3 के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर काव्य के प्रकार के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दो ही प्रश्न हैं यहाँ पर, एक काव्य की परिभाषा लिखकर लिखिए और उसके प्रकार पर प्रकाश डालिए। दूसरा, साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य के प्रकार के बारे में लिखिए। तो इतना लिखेंगे छात्रों तो आपके लिए बस रहेगा। नोट्स बनाइए, बनाने के बाद मुझे वापस भेजिए, उसको मैं पढ़ूंगा। अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो मैं फिर सुधार कर आपको वापस दूंगा। धन्यवाद छात्रों।